हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यस। डाउट डिस्कशन की सीरीज के नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोल कंसेप्ट के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel. एक वेसल में भरकर उनको एक्सप्लोड किया है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर के हमें वाटर मिलेगा। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस, अब देख लो आंसर जो है ना आपका मोल में दिया है हर जगह पर, तो आपको आंसर फंडामेंटली मोल में लाना है। अब सुनो ध्यान से कि जब भी आपको रिएक्टेंट के बारे में दोनों के मास या दोनों के मोल्स या दोनों के वॉल्यूम इफ दे आर इन गैसियस स्टेट दे दिए ना, तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन बनने जा रहा है लिमिटिंग रिएजेंट पर। ये क्वेश्चन किस पर बनेगा स्टूडेंट्स? लिमिटिंग रिएजेंट पर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो 10 ग्राम हाइड्रोजन ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस H2O लिक्विड। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2 दैट टर्न्स टू बी 5 मोल एंड 64 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 32 दैट टर्न्स आउट टू बी 2 मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए आपको एक और चीज चाहिए, और वो क्या है बताए कि आपको बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन होना चाहिए सबसे पहले तो। और ये जो कोएफिशिएंट है ना, दिस कोएफिशिएंट को लेकर के आप नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दे, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 1, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी ना वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। सो इन दिस केस योर लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, तो रिएक्शन को कौन गवर्न करेगा? रिएक्शन को ऑक्सीजन गवर्न करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ साइड पर मैं लिख लूं कि 1 मोल O2 गिव्स 2 मोल H2O। देयरफॉर आपके पास 2 मोल O2 है, तो इट विल गिव यू 4 मोल H2O। सो 4 मोल H2O शुड बी योर आंसर। चल, let's have a new question. Okay, क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस, अब इसे समझे ध्यान से कि ट्राई एटॉमिक गैस है, इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनफैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस विल बी व्हाट? हाइपोथेटिकली उसका सिंबल मैं ले लेता हूं X, तो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगी? X3। तो ध्यान से समझे कि 0.1 मोल X3, या तो पहले मैं सिंपल समझाऊं कि 1 मोल X3 में 3 मोल X एटम्स होंगे। देयरफॉर 0.1 मोल X3 में 0.3 मोल X एटम्स होंगे। बोलो, और इसको नंबर में कन्वर्ट अगर करना है तो फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर ले हम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ न्यू क्वेश्चन। Okay. Which has the maximum number of molecules among the following? किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? तो समझ लेना कि अगर क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स से पूछा है तो यू शुड फाइंड आउट कि किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है। जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो ना करो, सीधा ही आंसर आ जाएगा कि उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाईएस्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स पर पूछा है
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेने के बाद आपको फिर से पर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना वो भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में इसके ऊपर भी थोड़ा हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सबको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट शुड बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 64 डिवाइडेड बाय, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 64 है तो ये बनेगा 1 मोल। 44 should be divided by molecular weight, that is again 1 mole। ये है 48, उसका molecular weight है 48, that is again 1 mole। और यहाँ पर आएगा 8 ग्राम है तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 मोल। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के पास है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स भी उसी के, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसी के पास होंगे। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स में, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है तो इसके पास नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 3 मोल। इसके पास भी एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है तो इसके मोल्स भी हो जाएंगे 3 मोल एटम्स। इसके पास भी 3 है तो ये हो जाएगा 3 मोल एटम्स। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है तो इसके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन का आंसर हाईएस्ट आएगा और नंबर ऑफ एटम्स में भी उसका ही आंसर हाईएस्ट आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलो। An excess of AgNO3 is added toward 100 ml 0.01 molar solution of dichlorotetraaqua chromium 3 chloride. The number of moles of AgCl precipitated would be। तो सबसे पहले तो है ना इसकी फॉर्मूला बनानी पड़ेगी, that is dichlorotetraaqua और क्रोमियम, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना ये क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ये हो गया क्लोराइड। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम स्टैंडर्ड 12 में 5th चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे होगा, क्रोमियम इसके साथ है टेट्रा एक्वा माने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है और डाइक्लोरो है, इतना पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और उसका काउंटर आयन है क्लोराइड। तो यहां मैं Cl लिखूंगा, ध्यान रहे Cl माइनस इसकी फॉर्मूला है, ऐसा बिलीव ना कर ले, पहले इसका चार्ज निकालते हैं। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स का चार्ज होता है 0, एक क्लोरीन का -1 तो 2 क्लोरीन का चार्ज हो गया -2, क्रोमियम का चार्ज है +3। ठीक है, तो +3 और -2 मिलाकर कितना बनता है +1। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है +1 और क्लोराइड का चार्ज कितना होता है -1। तो इन दोनों का चार्ज ऑलरेडी एक दूसरे को न्यूट्रल कर चुका है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ना उसकी फॉर्मूला ये है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मूला है ये। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का एक रूल है, कंसेप्ट है जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में जितने भी मॉलिक्यूल या तो आयन होते हैं ना वाटर में, अगर आप सब्सटेंस को डिसॉल्व करोगे ना तो वो आयोनाइज नहीं होंगे, उसमें से आपको कोई क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि इसके पास ब्रैकेट के अंदर 2 क्लोराइड तो है लेकिन आयोनाइजेशन से आपको नहीं मिलेंगे। आयोनाइजेशन से कौन सा मिलेगा, ओनली बाहर वाला मिलेगा। तो आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर CrH2O4 टाइम्स Cl2Cl, अगर आप इसको वाटर में डालोगे तो आपको CrH2O4 टाइम्स Cl2 प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस, ऐसे आयंस मिलेंगे। माने 1 मोल में से आपको 1 मोल क्लोराइड मिलेगा जो AgNO3 के साथ रिएक्शन कर सकता है, जिससे आपको AgCl सॉलिड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब जितने Cl माइनस होंगे उतने AgCl आपको मिलेंगे। AgNO3 एक्सेस में है माने वो लिमिटिंग नहीं है, तो लिमिटिंग कौन बनेगा, Cl माइनस। क्यों, क्योंकि Cl माइनस अगर 1 मोल है
तो AgNO3 अगर 500 मोल भी है, AgCl आपको 1 मोल ही मिलेगा। Cl माइनस अगर 0.1 मोल है, AgNO3 अगर है 10 मोल, 25 मोल, 50 मोल, वो तो एक्सेस में ही है। AgCl कितना मिलेगा? जितना Cl माइनस है। तो हमारा रोल अब क्या है कि हमें फाइंड करना है कि सॉल्यूशन में कितने Cl माइनस अवेलेबल है। उसके लिए हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये सब्सटेंस हमारे सॉल्यूशन में कितना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 मोल में से मुझे 1 मोल Cl माइनस मिल रहा है। अब इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या कि 100 ml सॉल्यूशन है और 0.01 मोलर उसकी मोलारिटी है। अब मोलारिटी की फॉर्मूला हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है, दैट इज मोलारिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोलारिटी कितनी है? मोलारिटी है 0.01, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 0.1, तो n इज इक्वल टू 0.01 इंटू, ध्यान रहे यहाँ वॉल्यूम लीटर में लिखना पड़ेगा। 100 ml है तो मैंने 0.1 लिखा है, तो 0.001, बोलो, these many moles of CrH2O 4 times Cl2Cl। अभी हमने इक्वेशन लिखा है, ध्यान से देखोगे, 1 मोल सब्सटेंस में से मुझे 1 मोल क्लोराइड मिल रहा है, तो मेरे पास इतने मोल सब्सटेंस है तो मुझे क्लोराइड कितना मिलेगा? मुझे 0.001 मोल क्लोराइड मिलेगा। अभी मैंने जो इक्वेशन लिखा फिर से रिपीट कर रहा हूं, Cl माइनस एक्वियस, मुझे AgCl सॉलिड मिलेगा। अब देख लो भाई, ये है 0.001 मोल, तो ऑब्वियसली ये तो एक्सेस में है, बोलो, तो ये ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। 0.001 मोल AgCl मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन, अच्छा मैंने हर बार कहा है, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। इक्वल masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V liter at temperature 27 at identical condition। माने क्या कि उनका टेम्परेचर सेम है, उनका प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है, प्रेशर नहीं बोला है लेकिन वॉल्यूम बोला है, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर सेम, और उन सब के मासेस भी क्या है? सेम है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ देयर गैसेस आर व्हाट? तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो इन सब का वेट सेम है ना, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर आप उसको, एसटीपी तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर की कंडीशन सेम है, प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो मोल का जो रेशियो होगा ना, वही क्या बनेगा? उनके वॉल्यूम का रेशियो बन जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, number of moles of H2 is to number of moles of O2 is to number of moles of methane। So यहाँ क्या आएगा? weight upon molecular weight of H2 is equals to weight upon molecular weight for O2 is equals to weight upon molecular weight of methane। सबके weight सेम है तो डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसका वेट भी मैं ले लेता हूं W, यहां पर डिवाइडेड बाई 16 होगा, सॉरी ऑक्सीजन गैस है ना, तो 32 होगा, और यहां पर वेट डिवाइडेड बाई 16 होगा। चेक करो। अब एक काम करता हूं, मैं सबका डिनोमिनेटर में सेम कर देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो 16W अपॉन 32, W अपॉन 32, और ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये बन जाएगा। तो सबके डिनोमिनेटर सेम है और सब में W सेम है, तो रेशियो बनेगा 16:1:2। अब ये है क्या? मोल रेशियो। और आपको पता है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन N is proportional to V होगा।
ठीक है, जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, राइट। तो एन एन वी आमने सामने है तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एन होगा। तो कंडीशन अगर आइडेंटिकल है तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा स्टूडेंट्स, वो ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो भी हो जाएगा। तो 16:1:2 है कोई ऑप्शन, द आंसर इज 3। ठीक है, तो जब भी कभी आइडेंटिकल कंडीशन में वॉल्यूम का रेशियो पूछे या तो कभी कभी नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स का रेशियो पूछे तो वो भी नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर ही होगा। सॉल्व लाइक दिस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। क्या है क्वेश्चन में, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर क्लोरीन गैस एट एसटीपी। अब ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों गैसियस स्टेट में है, दोनों के टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वॉल्यूम्स विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन क्वेश्चन जो है ना उसमें आंसर जो है वो नंबर ऑफ मोल से दिया हुआ है, चेक करो। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से। 22.4 लीटर हाइड्रोजन एट एसटीपी इज 1 मोल एंड 11.2 लीटर क्लोरीन एट एसटीपी इज 0.5 मोल। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स ट्वाइस HCl गैस। अब H2 गैस है 1 मोल एंड Cl2 गैस है 0.5 मोल। अब ये क्वेश्चन बन चुका है किसका स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बन चुका है लिमिटिंग रिएजेंट का। कोएफिशिएंट, पहले तो आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। कोएफिशिएंट से नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करो 1/1 एंड 0.5/1। दिस इज लेस और दिस इज लेस, तो ये क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। माने क्लोरीन डिसाइड करेगा कि HCl कितना बनेगा। तो 1 मोल Cl2 में से 2 मोल HCl बनता है, तो 0.5 मोल Cl2 में से 1 मोल HCl बनेगा। तो 1 मोल ऑफ HCl गैस शुड बी दी आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो तो 99% केसेस में वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान रखें। चल ओके, 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ट विथ 0.56 ग्राम ऑक्सीजन। देखो स्टूडेंट्स फिर से एक बार इसका वेट और इसका वेट, दो रिएक्टेंट एंड दोनों का वेट दे रखा है। ये क्वेश्चन भी कहां जाने वाला है, ये क्वेश्चन भी जाने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट पर ही। क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। देखा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट पर ही क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठा ले कि जब भी आपको दो रिएक्टेंट है और दोनों के मास मोल्स और अगर वो गैसियस स्टेट में और उसका वॉल्यूम दे दिया है, क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में होता है बैलेंस्ड रिएक्शन इक्वेशन। और ध्यान रहे लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन कभी भी मास से सॉल्व नहीं होगा, आपको उसको नंबर ऑफ मोल्स में कंपलसरी कन्वर्ट करना है। और अगर वो दोनों कंपोनेंट गैसियस है तो वॉल्यूम से आप डील कर सकते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, चलो तो ये मुझे दे दिया है 1 ग्राम और ये मुझे दे दिया है 0.56 ग्राम। ठीक है, अब इसके मैं नंबर ऑफ मोल्स बना रहा हूं, तो 1 डिवाइडेड बाई 24 जो एटॉमिक वेट है और 0.56 डिवाइडेड बाई 32 ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये हो गए उनके नंबर ऑफ मोल्स। एक और चीज करनी है क्या, कि आफ्टर दैट यू शुड डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स बाय कोएफिशिएंट। तो 1/24 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 1/48 और 0.46 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 1 माने दैट विल रिमेन 32। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है ना, तो इनका आंसर निकालने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि वो कौन छोटा होगा। अब ध्यान से देखो 0.56 है ना, उसको मान लो कि 0.5 है। 0.5 का मतलब होता है 1/2 करोगे तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 1/64 होगा।
तो ये 1/48 है, ये 1/64 है, तो ये लेस है। बोलो, ये लेस है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, माने ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं बचेगा, बचेगा कौन? बचेगा मैग्नीशियम। तो पहले तो हम ऑप्शन पर आ जाते हैं कि कौन बचेगा, तो ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर 1 और 3 में से होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब कितने ग्राम बचेगा उसके ऊपर हमें काम करना है। तो ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 48 ग्राम। समझ में आ रहा है? 2 मोल मैग्नीशियम माने 2 इंटू 24 48 ग्राम, और यहां पर O2 कितना है? 1 मोल माने 32 ग्राम है। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो ध्यान से कि 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ व्हाट? 48 ग्राम मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन तो पूरा ही खत्म हो जाने वाला है। दैट इज 0.56 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 0.56 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 32। पहले तो ये समझो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 होगा, ये 2 से कटेगा, और ये 0.28, तो ये हो गया 0.84 ग्राम मैग्नीशियम। चेक करो, इतना मैग्नीशियम कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें तो क्या फाइंड करना है? कितना बचेगा। तो लेफ्ट ओवर मैग्नीशियम कितना होगा? तो ओरिजिनली था 1 ग्राम, उसमें से 0.84 ग्राम कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 0.60 ग्राम मैग्नीशियम लेफ्ट। तो अब ऑप्शन में देख लो, तो मैग्नीशियम बचेगा और 0.16 ग्राम बचेगा। दैट इज अवर आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गलती कहां हो जाती है? सबसे पहली गलती कि मास से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उसको, नंबर ऑफ मोल्स को उससे डिवाइड करो, तो जो आंसर स्मॉल आएगा तो वो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये कॉम्प्लिकेटेड केस था, तो हमने स्मार्टनेस अप्लाई की, यहां यूज करके यहां पर हमने 0.56 को कर दिया 1/64, तो वो सिंप्लीफाई होकर के हमें आंसर देता है कि ये लिमिटिंग होगा। ये खत्म हो गया है। ऑक्सीजन अगर खत्म हो रहा है तो मैंने रिएक्शन में ड्राइविंग सीट पर किसको बिठाना है? ऑक्सीजन को बिठाना है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 48 ग्राम, तो 0.56 ग्राम रिएक्ट्स विथ हाउ मच? तो वो 0.84 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम मैग्नीशियम था, 0.84 ग्राम कंज्यूम हुआ, तो बचा कितना? 0.16 ग्राम। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ न्यू फ्रेश क्वेश्चन। चलो, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 and O2। तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें 2 गैस है। ठीक है, इन द रेशियो 1:4, दोनों का वेट रेशियो क्या है? 1:4 है। तो व्हाट इज मोलर रेशियो ऑफ दिस 2 गैसेस? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको पहला नाम हाइड्रोजन है, ध्यान रखें, N of H2 अपॉन N of O2 निकालना है। दैट इज व्हाट? W of H2 अपॉन M of H2 अपॉन W of O2 अपॉन M of O2। That is what? W of H2 upon W of O2 into M of O2 upon M of H2। इसका रेशियो आपको 1:4 दे रखा है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2, तो इसका आंसर बनेगा 4। तो आंसर आएगा इसका 4:1। सो फर्स्ट इज द आंसर। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछने के बदले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछते, तो क्या आंसर बनता? तो 4 इंटू एवोगैड्रो अपॉन इंटू 1 इंटू एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछते तो भी सेम ही आता, क्योंकि हाइड्रोजन में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, ऑक्सीजन में भी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। ठीक है, चल okay, next question, the number of water molecules is maximum in, किसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? तो ध्यान रखें जिसके नंबर ऑफ मोल्स हाईएस्ट
उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाईएस्ट होंगे। तो एक एक को कन्वर्ट कर दे 18 ग्राम वाटर, इसका मतलब तो ये हो गया सीधा कि ये 1 मोल वाटर है। आगे 18 मोल वाटर, ऑफ कोर्स उसका मतलब हो गया कि उसमें 18 मोल वाटर है। 18 मॉलिक्यूल वाटर, ये तो बहुत छोटा है क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 करेंगे तो मोल में कन्वर्ट होगा, ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू है। एंड 1.8 ग्राम वाटर, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो 0.1 मोल आएगा। तो अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स 2 के पास है, फिर 1 के पास है, फिर 4 के पास है और सबसे कम मॉलिक्यूल्स 3 के पास है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम, तो आंसर विल बी 2। अगर मिनिमम पूछते तो आंसर 3 होता। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। चलो क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। इफ एवोगैड्रो नंबर एन ए की वैल्यू 6.02 टू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स के बदले 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 मोल इनवर्स अगर कर दी जाए तो क्या बदलेगा? द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में कभी भी वो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेशियो हमेशा सेम रहेगा, तो ये बदलेगा नहीं। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर, ये भी नहीं बदलेगा। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ये भी नहीं बदलेगा। यूनिट्स ऑफ ग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा इसका द मास ऑफ 1 मोल कार्बन। क्यों? क्योंकि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का मास 12 ग्राम है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 का मास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसका मास बदलकर हो जाएगा ये। अभी इतना है 1 मोल का मास, उसके बाद 1 मोल का मास हो जाएगा ये, जो 12 ग्राम है वो बदलकर हो जाएगा 12 मिलीग्राम। तो बदलेगा क्या? ये। आई होप इट इज क्लियर। रेशियो कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखे। और डेफिनेटली बैलेंस इक्वेशन में तो कुछ भी नहीं बदलता है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री एज सच बैलेंस करते हैं। एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट मास इन यूनिट्स ग्राम, ये भी कभी नहीं बदलता है। चलो भाई, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजिस ऑन हीटिंग, माने मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना है। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल? देखो भाई ध्यान से, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ना उसको हमने गर्म किया तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये गैस बनकर उड़ गया, ठीक है। अब इसका 1 मोल है, इसमें से 1 मोल मिलता है। सुनना ध्यान से, ध्यान से। अब ध्यान से देखो, इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट होगी मेरे ख्याल से 84 ग्राम और इसकी मॉलिक्यूलर वेट होगी 24 प्लस 16 दैट इज 40 ग्राम। तो अगर मैं 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट गर्म करता हूं तो मुझे 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलना चाहिए। तो अगर मैं 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट गर्म करता हूं तो मुझे 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 84 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलना चाहिए। इसको अगर मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करूं तो ये 200 डिवाइडेड बाई 21 ग्राम MgO आएगा मेरे ख्याल से। ये 4 से कटेगा तो हाँ बराबर से, तो इतने आ सकते हैं। अब उसके बदले मुझे मिला कितना है? 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, चेक करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 200 डिवाइडेड बाई 21 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मुझे मिलता है तो उसकी प्योरिटी 100% होगी। क्यों?
क्योंकि थियोरेटिकली मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अगर मुझे इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं कि वो 100% प्योर है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कितना मिल रहा है, 8 ग्राम मिल रहा है। तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मिल रहा है मुझे, तो 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200 अपॉन 21, तो ये हो गया 8 इंटू 100 21 डिवाइडेड बाई 200, तो ये कटेगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 84% प्योरिटी होगी। सो दिस इज माय आंसर। पूरी तरह समझ में आ गया। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमको ये इंफॉर्मेशन इनिशियली दी ही नहीं है। तो अगर 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो तो थियोरेटिकली मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलना चाहिए, मुझे 200 अपॉन 21 ग्राम जितना मिलना चाहिए। तो अगर इतना मिल रहा है तो मेरा सब्सटेंस 100% प्योर है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कितना मिल रहा है, प्रैक्टिकली मुझे 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी उसकी कितनी हो गई, 84 ग्राम जितनी हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स रीड इट। सपोज टू एलिमेंट्स है हमारे पास x एंड y, वो दो कंबाइन होकर के मुझे दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं। इसको मैं कंसेप्ट क्या कहूंगा, इस कंसेप्ट को मैं कहूंगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें x एंड y 1:2 प्रोपोर्शन में जुड़ रहे हैं और इसमें x एंड y 3:2 मोल प्रोपोर्शन में जुड़ रहे हैं। अब आगे 0.1 मोल XY2 का वेट हो रहा है 10 ग्राम एंड 0.05 मोल X3Y2 का वेट हो रहा है 9 ग्राम। तो मुझे X एंड Y का एटॉमिक वेट पूछा है, चेक करो। तो सबसे पहले तो मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगा कि XY2 के लिए देखो भाई 0.1 मोल का मास है 10 ग्राम, तो 1 मोल का मास हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.1 माने 100 ग्राम। ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं थियोरेटिकली कह सकता हूं कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, दैट इज इक्वेशन 1। 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ x एंड 2 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ y इक्वल्स टू 100। 100 कैसे आ गया, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। क्यों, क्योंकि 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है, तो 1 मोल का मास क्या है, 100। तो 1 मोल का मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। सेकंड पार्ट, नाउ आई विल डू सेम फॉर X3Y2। अब इसको देखें कि 0.05 मोल का मास है 9 ग्राम, Therefore 1 मोल का मास होगा 9 डिवाइडेड बाई 0.05, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 180 ग्राम पर मोल। देखो भाई, बोलो आज समझ में आ रही है। चलो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को मैं साइड पर ले जाकर के कहीं सॉल्व करूं, तो ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 एंड ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 40, और इसमें डालकर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से y की वैल्यू आएगी 30। 60 प्लस ओके 30, तो आंसर x एंड y रिस्पेक्टिवली अगर है तो 40 एंड 30 शुड बी द आंसर। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। ओके, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड दैट इज दिस एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड दिस। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मैं लिख देता हूं 45 ग्राम पर मोल, और इसके ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 का मॉलिक्यूलर वेट मैं लिख देता हूं 90 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल देते हैं। तो N ऑफ फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा 2.46 होगा, सॉरी 46
2.3 डिवाइडेड बाई 46 होगा ये, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.05 मोल, ठीक है। और N ऑफ ऑक्जेलिक एसिड भी मैं निकाल देता हूं, वो है 4.5 डिवाइडेड बाई 90, तो ये भी हो गया 0.05 मोल, देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसकी ट्रीटमेंट किसके साथ कर दी है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, द इवॉल्व्ड गैस मिक्सचर। तो यहां पर इक्वेशन दे रखा है, चेक करो। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? H2O लिक्विड मिलेगा और CO गैस मिलेगा। ये लिक्विड है, गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन करोगे तो H2O लिक्विड, CO गैस एंड CO2 गैस मिलेगा। इसमें भी तीन चीजें मिलती है लेकिन H2O लिक्विड है, तो इस केस में गैस CO गैस है और इस केस में गैस सिस CO गैस एंड CO2 गैस है, ठीक है। तो अगर आप इस मिक्सचर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो आपको दो गैसेस मिलेंगे। फॉर्मिक एसिड में से CO गैस मिलेगा और ऑक्जेलिक एसिड में से CO गैस एज वेल एज CO2 गैस मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करना है? गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH पैलेट। KOH क्या है? KOH बेस है। वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें KOH में से जब आप गैसियस मिक्सचर को पास करोगे जिसमें दो गैसेस है, यहां और यहां से बनने वाला CO गैस और यहां से बनने वाला CO2 गैस, बात क्लियर है? दो गैसेस है। अगर आप KOH पैलेट में से पास करोगे जो बेसिक होती है, तो बेस क्या करेगा? एसिडिक गैस को अंदर ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और नॉन एसिडिक गैस होगा, जो गैस एसिडिक नहीं होगा ना, उसको छोड़ देगा। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट कौन होगी? जो गैस एसिडिक नहीं है। तो पहले तो हमें ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे पास दो गैसेस है। ये जो गैस है ना, ये गैस एसिडिक होती है और ये गैस न्यूट्रल होती है। ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन सही से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो होगा क्या? इसके रिएक्शन से जो गैस बनेगा CO गैस, इसके रिएक्शन से बनेगा CO गैस एंड CO2 गैस। तो गैसियस मिक्सचर के अंदर दो गैसेस है। इस गैसियस मिक्सचर को आप KOH की पैलेट में से पास करोगे तो CO2 गैस जो है ना, वो अब्सॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि CO2 और KOH के बीच में रिएक्शन हो जाएगी ट्वाइस, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी K2CO3 एंड H2O। लेकिन ये CO के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपको फाइंड क्या करना है? बाहर निकलने वाले रिमेनिंग गैस माने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का वेट फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो HCOOH लिक्विड गिव्स H2O लिक्विड प्लस CO गैस H2SO4, और दूसरा है H2C2O4 लिक्विड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करी तो H2O लिक्विड प्लस CO गैस प्लस CO2 गैस। स्टोइकियोमेट्री का यूज करते हुए ध्यान से, फॉर्मिक एसिड कितना है? 0.05 मोल है, तो 0.05 मोल फॉर्मिक एसिड में से मुझे 0.05 मोल CO गैस मिलेगी। 0.05 मोल ऑक्जेलिक एसिड में से मुझे ये भी मिलेगा, H2O लिक्विड भी 0.05 मिलेगा, लेकिन वो गैस नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये 0.05 मोल मिलेगा, 0.05 मोल मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना है? 0.05 प्लस 0.05। मैंने दो बार क्यों लिखा? क्योंकि 0.05 मोल मुझे मिलता है फॉर्मिक एसिड में से और 0.05 मोल मुझे मिलता है ऑक्जेलिक एसिड में से, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना? 0.05। बोलो क्लियर है? अब यहीं पर मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो है ना, अब्सॉर्ब्ड इन KOH। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है? इसका नेचर एसिडिक है और ये
नॉट अब्सॉर्ब। तो बचा हुआ गैस कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। 0.05 प्लस 0.05 0.1 मोल। अब इसका क्या पूछा है स्टूडेंट्स? इसका वेट पूछा है, रिमेनिंग प्रोडक्ट का वेट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए N इज इक्वल टू W अपॉन M, 0.1 वेट, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है 28, तो W इज इक्वल टू 0.1 इंटू 28 इज इक्वल टू 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट। लेट्स चेक द ऑप्शन एंड द आंसर इज 3। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करें, फिर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन शेयर करें, और अगर आपको कुछ स्पेशल डाउट्स है तो आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।